हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वन शॉट साइंस, जहां हम हर चैप्टर को केवल एक ही वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में, जो कि हमारा कौन सा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, हम एनसीईआरटी के प्रत्येक टॉपिक को इस चैप्टर के को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड। तो देखिए, हमारा जो एसिड हैं वो होते क्या हैं उनके बारे में हम सीखते हैं। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो एसिड क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि जब हम उन्हें पानी में घोलेंगे तो कौन से आयन मिलेंगे हमें, H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, कैसे होते हैं, श्योर इन टेस्ट। इनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। और तीसरा पॉइंट, इनकी जो पीएच होती है वो कैसी होती है, लेस देन 7, वो 7 से कम होती है। पीएच क्या है हम इसे इसी चैप्टर में आगे कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इतना याद रखना है। तो एसिड क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, शॉर्ट टेस्ट में होते हैं मतलब खट्टे होते हैं, और पीएच कैसी होती है, 7 होती है। अब बात करते हैं बेस के बारे में। तो बेस क्या होते हैं, ये OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। OH नेगेटिव का मतलब ये होता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अगला, टेस्ट में कैसे होते हैं, ये बिटर होते हैं, बिटर इन टेस्ट। और पीएच इनकी क्या होती है, पीएच हमारी होती है मोर देन 7 से ज्यादा इनकी पीएच हमारी होती है। ठीक है, अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट्स के बारे में क्या, सॉल्ट्स कि हुआ क्या कि भाई जब एसिड ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, बेस के साथ रिएक्ट कर लिया, तो जिस चीज की फॉर्मेशन होती है उसी को क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। देखिए, जिस समय एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाए, बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि HCl की रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, NaOH HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि काफी अच्छा बेस है। तो इन दोनों की रिएक्शन में बना NaCl प्लस H2O, वाटर हमारा निकल गया। क्लियर है। अब देखिए, एनसीईआरटी में छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है कि अगर हमारे को एसिडिटी होती है, क्या होती है, एसिडिटी भाई एसिडिटी क्या है कि जब हम सपोज करिए बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो खाने से क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है, हमारे स्टमक में HCl बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है। अब जब उस HCl बहुत ज्यादा रिलीज होने से क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी का हमें क्या करना है, उपचार करना है। एसिडिटी का क्या करना है, उपचार मतलब रेमेडी शब्द का मतलब क्या होता है, उपचार करना। तो हमें उसका उपचार करना है, इलाज करना है, तो हम इनमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें बताया गया था लेमन जूस। ठीक है भाई, आपके को लेमन जूस दिया जाए या विनेगर दिया जाए या फिर हमें दिया जाए बेकिंग सोडा, तो हम उपचार के तौर पर, रेमेडी के तौर पर इनमें से किस चीज का यूज करेंगे। तो भाई देखो, लेमन जूस की अगर बात करें तो ये होता है एसिडिक नेचर का। कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड हमारा पाया जाता है। तो भाई देखो, पहले से ही एसिड ज्यादा है, अब और ज्यादा एसिड तो हम डालेंगे नहीं, तो मतलब इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। विनेगर जो होता है वो हमारा होता है बेसिक, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, विनेगर जो होता है वो भी हमारा एसिडिक नेचर का होता है भाई। ठीक है, इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है एसिटिक एसिड। तो मीन्स हम इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है और हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स हमारे को एसिडिटी में किस चीज का यूज करना है, एसिडिटी में हम यूज करते हैं एक माइल्ड बेस, एक हल्के से बेस का, जिसमें जैसे कि यहाँ पे बेकिंग सोडा क्या है, एक माइल्ड बेस है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, हमने इसका इस्तेमाल करा, तो इससे होगा क्या, याद रखिएगा ये वाली चीज कि जो एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो वो क्या करते हैं, नलीफाई ईच अदर इफेक्ट, वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, एकदम खत्म कर देते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज आती है इंडिकेटर। इंडिकेटर, अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो चीज समझना है। तो इंडिकेटर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड या बेस की उपस्थिति में क्या कर लेते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर हमारे केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड्स जो क्या करेंगे, अपना कलर चेंज कर लेते हैं, दैट चेंजेस कलर, किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, क्लियर है। तो इंडिकेटर क्या, इंडिकेटर ऐसे केमिकल कंपाउंड जो एसिड या बेस की उपस्थिति में अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, उन्हें इंडिकेटर कहते हैं। हमें जो इंडिकेटर पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं दो प्रकार के, एक तो हमारे होते हैं नेचुरल। ठीक है, अब नेचुरल में दो होते हैं, एक होता है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, और एक हमारा सेकंड में आता है टर्मरिक। टर्मरिक तो आप सभी जानते होंगे, हल्दी टर्मरिक हमारी कहलाती है। क्लियर है। तो हमारा ये एसिड के साथ क्या करेंगे और बेस के साथ क्या करते हैं वो समझो। तो जो लिटमस पेपर होते हैं दो प्रकार के, एक हमारा होता है रेड लिटमस पेपर और एक हमारा होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो देखिए जो एसिड है वो क्या करता है, एसिड हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर के में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एसिड के अंदर अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेस के अंदर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। क्लियर है। अब देखो एसिड ने ब्लू को तो रेड कर दिया, अगर हम एसिड में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और बेस के अंदर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो उसमें भी क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज हमारा नहीं होता। मतलब एसिड ब्लू को रेड कर देता है और रेड को रेड ही रहने देगा, बेस रेड को ब्लू कर देगा, ब्लू को ब्लू ही रहने देता है। टर्मरिक, टर्मरिक की बात करें, अगर हम एसिड में टर्मरिक को डालते हैं, मतलब तुमने क्या करा, सिंपल एक बीकर लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी घोली, उसमें तुम एसिड डाल दो, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन जैसे ही हम इसमें बेस को ऐड कराते हैं तो बेस ऐड करते ही वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन, कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल के बाद हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक कौन से, जो हमारे लेबोरेटरी में बनाए गए ऐसे इंडिकेटर। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और सेकंड जो है वो है हमारा फिनोफ्थलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिड के साथ हमारा रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो कलर देता है। ठीक है, एसिड में डालेंगे तो हमारा रेड और बेस में डालेंगे तो येलो। फिनोफ्थलीन जो होता है वो एसिड के साथ तो कलरलेस होता है, कलरलेस, और बेस के साथ कैसे कलर का होता है, पिंक कलर का हो जाता है। क्लियर है ये वाली चीज। ओके, अब देखिए यहाँ पे छोटा सा ना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या कहें, एक छोटा सा पॉइंट आता है, तो वो समझिएगा, नोट के तौर पे याद रखेंगे इस वाली बात को हम। देखिए इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आपका बनता है कि हमने सपोज देखो हम खाना खा रहे थे, अचानक से सब्जी हमारे व्हाइट क्लॉथ पे पड़ गई। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, हमारे व्हाइट क्लॉथ पे एक पीले कलर का दाग लग जाएगा। तो जब हम उसे साबुन से धोते हैं या फिर भाई सोप वगैरह से धो तो वो कैसा हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में समझो। तो देखिए स्टेन ऑफ करी, स्टेन ऑफ करी भाई मतलब कि जो हमारा सब्जी का जो दाग है,
ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब रेडिश ब्राउन कब हुआ, जब हम उसे सोप सॉल्यूशन से धो रहे थे या फिर साबुन से धो रहे थे। तो देखिए भाई स्टेन ऑफ करी रेडिश ब्राउन हो जाता है किसके साथ, विद बेसिक सोप की। ठीक है, जब हम बेसिक नेचर की सोप से धोते हैं वो रेडिश ब्राउन हुआ। भाई क्यों हुआ, सीधी सी बात है, टर्मरिक जो है वो हमारा क्या है, एक इंडिकेटर है जो कि क्या करता है, बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है। भाई हमारे जो सब्जी गिरी तो उसमें हल्दी थी, अब उस हल्दी ने क्या करा, उसने बेसिक सॉल्यूशन के साथ रेडिश ब्राउन कलर दे दिया क्योंकि वो हमारा एक इंडिकेटर है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसे प्लेनिटी ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी से धो देते हैं, ठीक है ना, when we wash, जब हम धोते हैं with plenty of water, तो क्या होगा भाई, बेस जो हमारी सोप है वो सारा अलग हट जाएगा, साफ सोप हमारा अलग हटने से वो दोबारा से येलो पड़ जाता है। ठीक है, टर्न येलो अगेन। क्लियर है, याद रखिएगा। तो हमारा छोटा सा नोट यहाँ पे रहता है। अब अगला पॉइंट समझते हैं हम यहाँ पे। भाई देखो जो हमारा लिटमस होता है वो वास्तव में है क्या, लिटमस। ठीक, तो लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, एक पर्पल कलर की डाई होती है जिसे किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाल। लिटमस कलर क्या है, लिटमस सॉल्यूशन क्या है, पर्पल डाई, पर्पल डाई। एक पर्पल कलर की हमारी क्या होती है, डाई होती है, रंगने की चीज हमारी होती है। किससे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन से हम इसे अलग करते हैं, पर्पल कलर की डाई है, लाइकेन से हम इसे अलग करते हैं। और ये लाइकेन किससे बिलोंग करता है, बिलोंग टू थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या चीज है, ये हमारा प्लांट का एक ग्रुप है, प्लांट का एक ग्रुप है जिससे हम क्या करते हैं, लाइकेन जो होता है, जिससे हम लिटमस सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एक पर्पल कलर की डाई है जिससे थैलोफाइट मतलब लाइकेन से निकाला जाता है, जो कि किससे बिलोंग करती है, थैलोफाइटा से बिलोंग करती है। ठीक है, अब देखिए कुछ दूसरे इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं, अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो दूसरे नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो एसिड या बेस के बारे में बताते हैं, रेड कैबेज लीफ, रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज लीव्स का मतलब क्या है कि जो हमारी लाल पत्ता गोभी होती है, ठीक है, उसकी पत्तियां। ठीक है, इसके अलावा कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर। भैया कुछ फूल जो होते हैं उनके जो रंग बिरंगे पेटल्स होते हैं वो भी हमारे किसकी तरह कार्य करते हैं, इंडिकेटर्स की तरह कार्य करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और ग्रेनिया। क्लियर है, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे और नेचुरल इंडिकेटर हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, GRANIUM, ग्रेनियम। ठीक है, अगली चीज देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिविटी 2.1 की। एक्टिविटी 2.1 देखिए NCERT की केमिस्ट्री की जो एक्टिविटी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझो। तो इस वाली एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि हमें ना बहुत सारे सॉल्यूशन दे दिए हैं, अब हमें उस सॉल्यूशन को क्या करना है, ये जो हमने 4 इंडिकेटर पढ़े, लिटमस पेपर, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, इनके साथ क्या करना है, हमें इन्हें टेस्ट करना है कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन किस तरीके का कलर देता है। तो देखिए कौन कौन से हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं उनके बारे में समझते हैं। तो हमें दिया गया है, देखिए HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, HNO3 नाइट्रिक एसिड दे रखा है। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड दे रखा है। CS3COOH, अब इसके दो तीन नाम है, ध्यान से समझो। CS3COOH हम इसे एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड, या फिर हम इसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड।
और ये किस में मिलता है, विनेगर में मिलता है। तो ये तीनों क्या, मतलब ये जो हमें दे रखे हैं ये सब क्या है, ये सब हमारे हैं एसिड। क्लियर है, ये क्या चीजें हमारी एसिड्स हैं। भाई एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, भाई लिटमस पेपर के साथ ब्लू को रेड कर देगा, टर्मरिक में नो चेंज देगा, मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर, फिनोफ्थलीन में कलरलेस। तो सभी का यही चीज हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए बेस में क्या क्या दिया गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। बहुत महत्वपूर्ण चीज याद रखेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम सिलेक्ड लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेक्ड लाइम। और इसके एक्वस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं। क्लियर, याद रखेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे बेस है। और बेस क्या करते हैं भाई, रेड को ब्लू कर देंगे, टर्मरिक में रेडिश ब्राउन कलर देंगे, और मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाएगा, और फिनोफ्थलीन पिंक कलर का हो जाता है। इसके बाद आता है अगला, ध्यान से समझना है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई, देखो इंडिकेटर ने क्या करा था, सिंपली कलर चेंज करा था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करते हैं, अपने ऑड्यूर को चेंज कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। ऑड्यूर का मतलब अपनी महक को चेंज कर लेते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, देखिए दीज आर दोज सब्सटेंसेस, यह वह पदार्थ होते हैं हुज ऑड्यूर चेंज, हुज ऑड्यूर, ऑड्यूर का मतलब उनकी जो महक होती है वो चेंज, वो बदल जाती है। कब, इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में इनकी महक क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, तो ध्यान से समझो। एक्टिविटी 2.2। अब देखिए हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो हमें भाई एक प्याज लेनी है, उस प्याज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लेने। करने के बाद आप उसे एक पॉलीथीन के अंदर रख दें, और कपड़े की कोई 2 स्ट्रिप लें, उन्हें भी उसी बैग में रख के एकदम टाइटली बांधना है और फ्रिज में रख देना है 24 घंटे के लिए। अब फ्रिज में से उसे जब हम निकालेंगे तो उस समय अब वो जो कपड़ा है, ठीक है, जो हमारे क्लॉथ की स्ट्रिप्स हैं वो तैयार हैं इस वाले टेस्ट के लिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वाले टेस्ट के लिए। अब क्या करेंगे, जब हम उन्हें सूंघेंगे तो हमें प्याज की महक आएगी उनमें से। अब इन्हें थोड़ा सा हमें क्या करेंगे, दोनों कपड़ों को धो लेना है। धोने के बाद हम इसमें एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, एक बार उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, एक एक कपड़े को। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एसिड के साथ तो बेस जो हमारी महक है वो वैसी की वैसी रही, और जैसे ही बेस में डाला वो उसमें से जो प्याज वाली महक थी वो खत्म हो जाती है। क्लियर है। तो मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे है जो ऑनियन होता है, एसिड और बेस। तो जो ऑनियन है वो एसिड के केस में क्या कहता है, स्मेल रह जाती है। ठीक है, एसिड अगर हम डालते हैं तो क्या होगा, स्मेल रिमेन, मीन्स प्याज की महक रह गई एसिड डालने पर, और जब हम बेस डाला तो स्मेल वैनिश, मतलब कि स्मेल क्या हो गई, गायब हो गई, खत्म हो गई। इसी तरीके से 2 इंडिकेटर और हैं, वेनिला और क्लोव ऑयल। तो बिल्कुल ये भी सेम रिजल्ट देते हैं। ठीक है, वेनिला एंड क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का मतलब लौंग का जो तेल होता है वो। तो इनका भी रिजल्ट क्या रहता है, सेम। वेनिला भी एसिड के साथ स्मेल रह जाती है, क्लोव ऑयल में भी रह जाती है, और बेस के अंदर जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। एसिड और बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 2.3 के द्वारा हम इस चीज़ को समझेंगे, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए हमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करो, इसमें 5 ml H2SO4 ले लेना है। क्या लेना है, 5 ml 5 मिलीलीटर H2SO4, भाई 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और साथ में इसको आपको डाल देने हैं यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स।
जिंक के छोटे छोटे कण हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होता है कि अब एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के दौरान हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो छोटे छोटे बबल हैं वो जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, याद रखिएगा, जैसे हमने जिंक ग्रैन्यूल के अंदर 5 ml H2SO4 डाला तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व होता है क्या चीज, स्मॉल बबल्स, छोटे छोटे बबल हमें ऑब्जर्व होते हैं ऑन सरफेस ऑफ जिंक। भाई जिंक की सरफेस पर छोटे छोटे बबल हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब मतलब मींस यहां पे क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे डिलीवरी ट्यूब की सहायता से, डिलीवरी ट्यूब, तो ये जो हमारी ट्यूब है इसका नाम क्या है, डिलीवरी ट्यूब है। ठीक है, हम इसे पास कर देते हैं सोप सॉल्यूशन से। किससे, सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे। भाई सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे तो क्या होगा, भाई बल्ब, हमारे जो बबल हैं वो यहाँ पे बनते हैं। क्लियर है, बबल यहाँ पे बनेंगे और इन बबल के पास हमें क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल को लेकर के आना है, जलती हुई मोमबत्ती को लेकर आते हैं। दिस इज बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल। तो क्या ऑब्जर्व होता है वो चीज सीखेंगे। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी क्या है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें जिंक ग्रैन्यूल लेने हैं और 5 ml H2SO4 इसमें डाल देना है। डालने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि छोटे छोटे बबल जिंक की सरफेस पर बन रही। तो ये बबल कैसे बने वो देखिएगा कि जो हमारा जिंक है सॉलिड वो रिएक्ट करता है H2SO4 एक्वस के साथ और क्या बना लेता है रिएक्शन करने पर, ZnSO4 जिंक सल्फेट, क्या बना लिया, ZnSO4 जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाती है। तो ये जो हमें स्मॉल बबल देखने को मिल रहे हैं, ये स्मॉल बबल हमें किसके देखने को मिलते हैं, ये बबल होते हैं हाइड्रोजन गैस के। तो ये बबल किसके, हाइड्रोजन गैस के बबल होते हैं। तो जब हम इसे डिलीवरी ट्यूब से पास करा के सोप सॉल्यूशन में लेकर आते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, और उस पर बबल बनेंगे और बर्निंग कैंडल जैसे ही हम लेके आए तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए व्हेन वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल, तो जैसे ही हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे क्यों क्या हो जाएगा, सोप बबल पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाता है। व्हेन वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर सोप बबल। ठीक है, सोप बबल के पास लेकर के आते हैं तो क्या होता है, इट विल बर्न, ये जल जाता है किसके साथ, विद पॉप साउंड। मतलब एक छोटा सा धमाका टाइप में हमारा हो जाता है। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील हमारी होती है। हाइड्रोजन गैस इज फ्लेमेबल, भाई हाइड्रोजन गैस हमारी ज्वलनशील होती है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। अब याद रखिएगा ये जो चीज़ है ना कि हमें ब्रिंग मतलब कि डिलीवरी ट्यूब के द्वारा सोप सॉल्यूशन के से पास करा के बर्निंग कैंडल लाएंगे, ये क्या है, ये जो पूरा है ये हमारा होता है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो देखिए कई बार आ जाता है कि हमने क्या करा, एसिड के साथ मतलब मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट कराया तो गैस निकली, इस गैस के लिए टेस्ट बताओ। तो हम कैसा टेस्ट बताएंगे, ये वाली चीज़ हमें बता देनी है कि सोप सॉल्यूशन से पास कराना है, बबल बनेंगे, बबल के पास बर्निंग कैंडल लानी है, पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जब हम HCl की रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ तब क्या बनता है, ठीक है, तब हमारा बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। अब HNO3 की रिएक्शन कराते हैं, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ कराई तो क्या बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, मतलब जिंक नाइट्रेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। एसिटिक एसिड के साथ कराने पर क्या होता है, CH3COOH, ये क्या एसिटिक एसिड और ये जिंक होता है ZnCH3COO का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, ये होता है जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाती है। क्लियर है, याद रखिएगा। तो यहाँ से एक बात हमें पता चली नॉर्मली कि जैसे ही एसिड की रिएक्शन मेटल से कराई जाती है तो क्या बनता है, एक हमारा सॉल्ट बनता है
और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पर रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाती है। क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं अगले वाले में, एक्टिविटी 2.4। एक्टिविटी 2.4, तो 2.4 के विषय में बात करेंगे। 2.4 एक्टिविटी क्या है? तो देखिए अब हमें क्या करना है, सिंपली वही सेम टू सेम कार्य करना है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर अब हमें क्या ले लेना है, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे ले लिया 2 ml NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लिया, और साथ में इसके अंदर यहाँ पे डाल दिए जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के कण डाल देते हैं। तो हमारे वो सेम चीज यहाँ पे भी हमें बबल दिखाई देंगे जिंक ग्रेन्यूल्स के चारों ओर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे जो गैस निकल रही है इसे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू फिर से हम सोप सॉल्यूशन से पास कराना है। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे सोप सॉल्यूशन से इसे पास कराते हैं तो हमारे यहाँ पे बबल बनेंगे। अब इन बबल के पास आपको क्या करना है, फिर से एक बर्निंग कैंडल को यहाँ पे लेकर के आ जाना है, बर्निंग कैंडल। अब बताइए होगा क्या, सीधा सीधा सोप सॉल्यूशन। तो देखिए होता क्या है, तो देखिए जब Zn की रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनेगी जिसका फॉर्मूला आपको बहुत बार पूछा गया है, मतलब ये जो रिएक्शन है बहुत बार, Na2ZnO2, इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। तो किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2, और यहाँ पे निकल जाती है हमारी क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो जब हम बर्निंग कैंडल लाएंगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाएगी। तो क्लियर है ये वाली दोनों एक्टिविटी? ठीक है ना। अब देखो यहाँ से भी हम एक चीज कह सकते हैं भाई, एक और, कि जब बेस की रिएक्शन मेटल से अगर आएंगे, ठीक है, जब हम बेस की रिएक्शन मेटल से कराएंगे तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी बनती है। तो क्लियर है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में अब हमें समझना है। तो ये भी चीज़ हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। तो एक्टिविटी 2.5, तो इस सेटअप को समझिएगा ये किस प्रकार है। हमने क्या करा, एक A टेस्ट ट्यूब ली और उसमें सोडियम कार्बोनेट लिया 0.5 ग्राम, और सोडियम कार्बोनेट लेने के बाद उसमें हमने HCl डाल दिया। ठीक है, अब जब हम इसमें HCl डालते हैं सोडियम कार्बोनेट में, तो क्या होता है कि एक गैस इवॉल्व होती है। क्या होता है, यहाँ से एक गैस हमारी निकलती है, तो गैस इज इवॉल्व, तो ये गैस निकल रही है। अब जब हम उस गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर टर्न मिल्की, तो लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाता है। अब लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो निकलने वाली गैस है वो हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब बी ली और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेके उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो इस केस में भी सेम ऑब्जर्वेशन होता है कि गैस निकलती है, उस गैस को जब लाइम वाटर से पास करा जाता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। इसका मतलब है कि दोनों केस में, चाहे मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराओ चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है वो समझते हैं। तो बात करें सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ए की। टेस्ट ट्यूब ए, तो टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन कराते हैं। तो भाई टेस्ट ट्यूब ए में क्या क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, तो क्या बनेगा, NaCl, क्या बनेगा, NaCl, 2 NaCl बना, H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। तो सोडियम कार्बोनेट की जब हमने किससे कराई, HCl से कराई, तो 2 NaCl, H2O और CO2 बनता है। और इसी तरीके से अब हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बी, तो हमारी टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो NaHCO3,
ठीक है, NaSCO3, इसकी रिएक्शन कराई 2HCl, तो क्या बनाएगा वही NaCl प्लस H2O प्लस CO2 हमारा बनता है। ठीक है, आगे अब जो गैस निकल रही है उसे लाइम वाटर से पास कराते हैं। ऑन पासिंग, जब हम पास कराते हैं गैस थ्रू लाइम वाटर, जब हम इस गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो क्या होता है, इट टर्न मिल्की, देन तो इट टर्न मिल्की, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मिल्की हुआ क्यों लाइम वाटर, देखिए लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को कहते हैं लाइम वाटर। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है, समझिए, प्लस H2O लिक्विड। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ही क्या होता है, ये हमारा होता है यहाँ पर व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में होता है, समझ गए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब CO2 से करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही व्हाइट PPT हमारा होता है, जिस वजह से वो मिल्की दिखाई देता है। और नोट याद रखिएगा, ये जो चीज है ये क्या है, ये है टेस्ट फॉर CO2, टेस्ट फॉर CO2। भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करेंगे जी, लाइम वाटर से पास करा दो, मिल्की हो गया तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, मिल्की नहीं हुआ तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक्सिस में CO2 पास करा देते हैं तब क्या होता है। ठीक है, ऑन पासिंग एक्सिस CO2, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा, बहुत अधिक मात्रा में पास करवा दिया, तब क्या होगा, देखिए तो हमारा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है, ये जो प्लस वाटर प्लस हमने और CO2 इसमें से पास करा दी, तो यहाँ पे बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो ये क्या चीज बनी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये होता है एक्वस, मतलब कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, और साथ में कैसा रहता है, ये कलरलेस। तो हमारा जब हम देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराएंगे लिमिटेड, तो उस समय लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। जब हम एक्सिस में पास कराते हैं तो हमारा क्या रह जाता है, ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो वाटर सॉल्युबल होता है और कलरलेस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नोट है जो आपको याद रखना है, नोट कि लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, इन सभी का सेम केमिकल फॉर्मूला होता है और ये सभी क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे होते हैं। देखिए लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर, ठीक है, चौक और मार्बल, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएंगे, अलग अलग रूप हमारे हो जाते हैं। अब देखिए हम एक जर्नल रिएक्शन लिख देते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट को ना हम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं, तो जब इसकी रिएक्शन एसिड से कराई जाती है तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखिए नेक्स्ट चीज, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में हमें समझना है, तो इस चीज को हम एक्टिविटी 2.6 के थ्रू समझते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml NaOH ले लेना है, ठीक है, 2 मिलीलीटर हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लिया, उसमें हमने फिनोफ्थलीन डाला। फिनोफ्थलीन क्या होता है हमने थोड़ी देर पूर्व बताई, ये हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो जैसे ही हम बेस में डालते हैं NaOH में फिनोफ्थलीन डाला गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे पिंक कलर का हो जाता है। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया, पिंक कलर।
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस पिंक कलर वाले सॉल्यूशन में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन डालते हैं। तो जैसे ही हम HCl डालेंगे तो धीरे धीरे करके पिंक कलर गायब होता है और सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। ठीक है, देखिए पिंक कलर फेड, पिंक कलर क्या होता है, फेड, फेड मतलब कि हल्का होता है। एंड अल्टीमेटली, और अंत में जाकर के सॉल्यूशन बिकेम कलरलेस, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके का हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हमने क्या करा, फिर धीरे धीरे करके NaOH डालना चालू कर दिया। हमने धीरे धीरे करके क्या करा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालने हैं। तो कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि दोबारा से सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पिंक कलर रीअपियर, पिंक कलर रीअपियर, पिंक कलर हमारा दोबारा से आ गया। तो ऐसा हो क्या रहा है यहाँ पर, वो समझते हैं। देखो, जब हमने NaOH में फिनोल्फ्थालीन डाला तो इंडिकेटर है भाई, ये बेस है, बेस के साथ फिनोल्फ्थालीन पिंक कलर दे देता है। ठीक है, अब जब हम HCl डालें तो पिंक कलर गायब क्यों हो गया, तो उसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखिए, जब NaOH में HCl मिलाते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। मीन्स यहाँ पर NaCl और H2O बनना है। मीन्स NaOH तो धीरे धीरे करके गायब हो रहा है, जब बेस नहीं रहेगा तो फिनोल्फ्थालीन पिंक कलर भी देना बंद कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर जब दोबारा से NaOH डालते हैं तो NaOH की मात्रा बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी तो दोबारा से पिंक कलर यहाँ पे शो होने लग जाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है और क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच होने वाली रिएक्शन टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, जिससे हमें सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मींस एसिड प्लस बेस दोनों मिलकर देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब एसिड में क्या ले लिया, जैसे हमने HCl एक्वस प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना, NaCl प्लस H2O बन गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। जब हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, ठीक है, सॉरी चलिए पहले हम लेते हैं HCl की रिएक्शन हमने किससे कराई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से कराई, MgOH का होल ट्वाइस एक्वस। ये क्या है, बेस है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, MgCl टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O निकल जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं, मीन्स मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं, उनकी एसिड के साथ रिएक्शन के बारे में अब हम समझते हैं। तो एक्टिविटी 2.7 के थ्रू हम समझेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, उस बीकर में कॉपर ऑक्साइड CuO ले लेना है, और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लेते हैं। तो हम जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन कैसे कलर का हो गया, ब्लू ग्रीन कलर का हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए हुआ क्या यहाँ पर कि जो हमारी कॉपर ऑक्साइड है उसने क्या करा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा और क्या बना लिया, CuCl2, मतलब कि कॉपर क्लोराइड का निर्माण यहाँ पे कर लिया, और साथ में क्या निकल गया, H2O लिक्विड। क्लियर है। तो ये जो बना, ये क्या चीज है, ये हमारी होती है कॉपर सेकंड क्लोराइड, और ये कैसे कलर की है, ये है ब्लू ग्रीन कलर। मींस ये जो हमारा ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आया था, तो ब्लू ग्रीन कलर किसकी वजह से आया, कॉपर सेकंड क्लोराइड के कारण ये हमारा ब्लू ग्रीन कलर आता है। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात पता चली कि जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड वो क्या करेगी, HCl क्या है, एसिड,
एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। और क्या देखो CuCl2 एक तरीके का सॉल्ट है, तो ये बना रही है सॉल्ट प्लस वाटर। तो भाई हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी ना कि एसिड प्लस बेस बराबर बनाते हैं क्या चीज, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसी तरीके से देखो एसिड है, सॉल्ट और वाटर है, बेस की कमी है, तो मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेटल ऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। तो ये कैसी ऑक्साइड कहलाती है, बेसिक ऑक्साइड कहलाती है। तो मेटल ऑक्साइड कैसी होती है नेचर में, मेटालिक ऑक्साइड हमारी बेसिक नेचर की ऑक्साइड होती है। क्लियर है, ओके। अब देखिए मेटेलिक ऑक्साइड क्या कर रही है, रिएक्ट विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर देने के लिए। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और साथ में अगर हम एक बात और यहाँ पे नोटिस करें, ये नोट में है आपके, कि जब हम किसी मेटेलिक ऑक्साइड को, जैसे मान लो NaO सोडियम ऑक्साइड है, उसे किस में डालते हैं, पानी के अंदर H2O में घोलते हैं, तो क्या बनता है पता है, NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, समझ गए, तो इसीलिए बेसिक ऑक्साइड कहला रही है। आगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है उनकी बेस के साथ हम रिएक्शन को पढ़ते हैं। भाई जैसे हमने क्या करा, हमने रिएक्शन करवाई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, ये क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है CO2। भाई कार्बन नॉन मेटल है, उसकी जो ऑक्सीजन के साथ बना हमारा कंपाउंड बना वो क्या बना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हमने कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर या स्लेट लाइम भी कहते हैं। तो जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर हमारा बन गया। अब इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा एक बेस है, ठीक है, ये हो गया बेस। ये क्या है, ये है हमारा सॉल्ट, और H2O तो हमें पता ही है, ये हो गया वाटर। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो बेस सॉल्ट और वाटर है, किसकी कमी है, एसिड की कमी है। तो मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करती हैं और क्या बना रही हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बना रही हैं। तो मीन्स हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसकी तरह एक्ट करेंगी भाई, एसिड की तरह, एसिडिक नेचर। तो इनका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। भी देखो सीधी सी बात है, बेस है, सॉल्ट है, वाटर है, किसकी कमी है, एसिड की। तो मीन्स हमारी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसी नेचर की हो गई, एसिडिक नेचर की हो गई। देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करती हैं और क्या देती हैं, सॉल्ट और वाटर देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। मीन्स अगर हम किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में घोलेंगे तो क्या बनेगा, हमारा एसिड बनेगा। अब देखिए कैसे, हम एक एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को भी। नोट कि जब हमने मान लो CO2 को वाटर में घोला, थोड़ा सा हाई प्रेशर पे घुलेगा, क्या बनता है, H2CO3, और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। भाई जितने भी एसिड या बेस इस दुनिया में हैं उन सब में क्या चीज कॉमन होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर, भाई देखो जितने भी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है क्या वो एसिड होते हैं या नहीं होते, मतलब कि इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या वो सभी एसिड हैं या फिर नहीं है। तो ये चीज हमें समझनी है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है 2.8, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत बार आपके पेपर में आई भी है। तो हमें क्या लेना है, हमने 4 कंपाउंड लिए, ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl, H2SO4। भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या, C6H12O6 अल्कोहल। देखो अल्कोहल बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन सबसे कॉमन की बात करें तो सबसे कॉमन का फॉर्मूला है C2H5OH। तो देखो इन चारों में क्या है, हाइड्रोजन है। क्या चारों के चारों एसिड हैं, तो कैसे पता लगाएंगे,
तो हमें क्या करना है, एक हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर एक कॉर्क में हमने ये 2 आयरन के नेल यहाँ पे ठोक दिए और फिर उसके बाद दोनों आयरन के नेल से एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, बल्ब लगाया, स्विच लगा के और ये सेटअप तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्लूकोज भरेंगे, एक बार अल्कोहल भरना है, फिर HCl भरना है, फिर H2SO4 भरना है और चेक करना है कि बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता है। तो हम क्या देखते हैं कि HCl या H2SO4 इनमें से जब हमने दोनों में से HCl भरा या H2SO4 भरा तो दोनों ही केसों में बल्ब क्या कर गया, बल्ब ग्लो कर गया, बल्ब जल रहा है, ठीक है, ग्लो कर रहा है, ओके। और जब हमने यहां पे ग्लूकोज या अल्कोहल फिल करा तो बल्ब जो है डज नॉट ग्लो। अब इस समय बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, मतलब HCl और H2SO4 के साथ तो बल्ब ग्लो कर गया, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ बल्ब ग्लो नहीं करा। तो इसके पीछे का क्या रीजन है अब हम समझेंगे। तो बात करते हैं एसिड के बारे में। तो जब हम यहां पर एसिड फिल करते हैं उस समय क्या होता है भाई, हमारा एसिड के साथ जो बल्ब है वो क्या कर जाता है, ग्लो कर जाता है। बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट, ये दर्शाता है दैट कि देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो करके जा रहा है थ्रू सॉल्यूशन, मींस सॉल्यूशन में से। भाई इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करेगा, जब कुछ ना कुछ चार्ज चीजें हों। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होते क्या हैं, यहाँ पे चार्ज चीज होती है हमारी आयन, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे करंट इज कैरिड बाय आयंस। तो यहाँ पे करंट को कौन लेकर के जा रहा है, आयंस लेकर के जाते हैं। कौन कौन से आयन, देखिए अगर हम इस वाले केसों की बात करें तो H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, सल्फेट आयन होगा। तो ये हमारे आयन है जो क्या कर रहे हैं, करंट को लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में, और जो जिम्मेदार होता है किसके लिए, एसिडिक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। तो एसिड क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, विच आर रेस्पॉन्सिबल, जो किसके लिए जिम्मेदार हैं, फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार हैं, समझ गए। अगर हम बात करें ग्लूकोज की और अल्कोहल की तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज या अल्कोहल, तो यहां पे बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। अब बल्ब ग्लो क्यों नहीं करा, क्योंकि आयंस यहां पे प्रेजेंट नहीं है जो करंट को लेकर के जाएं, ठीक है। तो आयंस आर नॉट प्रेजेंट, आयंस प्रेजेंट नहीं है। अब आयंस प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता है, ठीक है। अब देखो जब आयंस प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, करंट भी फ्लो नहीं करेगा, करंट डज नॉट फ्लो, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब डज नॉट ग्लो, तो बल्ब भी ग्लो नहीं करता है। क्लियर है भाई, ग्लूकोज या अल्कोहल के केस में आयन प्रेजेंट नहीं है, आयन प्रेजेंट नहीं होने से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है, बल्ब भी ग्लो नहीं करता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी में एक और चीज कहता है कि अगर हम इनकी जगह यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं तब क्या होगा, NaOH या CaOH का होल ट्वाइस हम इन्हें रखेंगे तब क्या होता है, तब भी हमारा क्या होता है, बल्ब ग्लो कर जाता है। इस केस में भी क्या करता है, बल्ब ग्लो कर जाता है। अब बल्ब ग्लो करने के पीछे रीजन क्या होगा,
क्योंकि इसमें भी आयन प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आयन प्रेजेंट है। और कौन कौन से आयन हो गए भाई, देखो इन तीनों दोनों में देखेंगे तो एक तो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन होता है, एक हमारा Na पॉजिटिव आयन है, और एक हमारा कैल्शियम डबल पॉजिटिव आयन है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि जो बेस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में, जो जिम्मेदार होता है किसके लिए, बेसिक प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए बेस क्या करेगा, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। बेस क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है किसमें, इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, जो किसके लिए जिम्मेदार है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, जो कि बेसिक कैरेक्टर के लिए हमारा जिम्मेदार होता है। तो क्लियर है इस वाली एक्टिविटी से कि एसिड वाले केस में बल्ब क्यों ग्लो करा, क्योंकि करंट ले जाने के लिए आयंस थे, और हाइड्रोजन आयन जो है एसिड प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस होना है जिम्मेदार होता है किसके लिए, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। अब ग्लूकोज या अल्कोहल में आयन नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करा, बल्ब भी ग्लो नहीं करा। जबकि जब हमने बेसों को डाला तो उस समय बल्ब ग्लो करता है, क्योंकि वहां पे आयन प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन जिम्मेदार होता है बेसिक प्रॉपर्टी के लिए। तो क्लियर है यहां तक। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। भाई एसिड या बेस अगर हम इन्हें वाटर के अंदर डालते हैं तब क्या होता है, इसके बारे में हमें सीखना है। तो सबसे पहले एक्टिविटी 2.9 के विषय में हम समझेंगे कि क्या कह रहा है। देखिए हमें क्या करना है, सिंपल, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम NaCl ले लेना है। लेने के बाद आप उसमें क्या करोगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपको उसमें मिला लेना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक गैस निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉर्क लेते हैं, उसे टेस्ट ट्यूब के मुख पर लगाते हैं, और कॉर्क में एक छिद्र होता है, तो वहां से एक डिलीवरी ट्यूब हम लगा देते हैं। तो हमने जब डिलीवरी ट्यूब लगाई तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उस डिलीवरी ट्यूब में से एक गैस निकल करके आ रही है। अब उस गैस के पास एक बार आपको ड्राई लिटमस पेपर लेकर जाना है ब्लू कलर का, और एक बार वेट ब्लू लिटमस पेपर लेकर के जाना है, गीला जो लिटमस पेपर हो ऐसा लेके जाना है, वो भी ब्लू वाला ही लेके जाना है, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इन दोनों के रिएक्शन होने पे एक गैस निकल रही है, तो वो गैस कौन सी है उसके बारे में पता करते हैं। तो देखिए जो हमारा NaCl सॉलिड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, और क्या बना लेता है, ये बनाता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट नाम का तो सॉल्ट बनाएगा, और साथ में प्रोड्यूस हो रही है HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ पे निकल रही है, समझ गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे HCl गैस is come out from delivery tube। तो डिलीवरी ट्यूब में से कौन सी गैस निकल के आ रही है भाई, HCl गैस निकल करके आ रही है। तो अब हम जब देखो इसके सामने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर रखते हैं तो क्या होगा, देखिए ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तो जब हमने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर रखा तो यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ, ब्लू लिटमस पेपर जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, नो चेंज इन कलर, भाई कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा। और जब हमने ड्राई की जगह रखा वेट ब्लू लिटमस पेपर तो वो क्या हो गया, वो रेड हो गया, टर्न रेड। अब वेट वाला क्या हुआ, टर्न रेड, वो रेड कलर का हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए कि जो हमारी HCl है, ठीक है, ड्राई के साथ कोई चेंज नहीं कर रही, और जबकि वेट को क्या कर दिया उसने, रेड में कन्वर्ट कर दिया है। मींस अगर हमारी ड्राई HCl गैस है तो उसमें कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ड्राई HCl गैस ने नहीं करा, तो मतलब कि यहाँ पे वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राई HCl गैस, ये क्या कोई भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रही है, नो एसिडिक कैरेक्टर
कोई एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रही। अब जबकि यहाँ पे क्या हुआ, जब HCl गैस यहाँ पे वेट था तो मतलब वाटर होगा, वाटर में घुल गई होगी और घुल के क्या बना लिया होगा, HCl सॉल्यूशन बना लिया होगा, HCl सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो ये क्या करेगा, शो एसिडिक कैरेक्टर। क्यों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस के कारण वो हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। यहाँ पे एक नोट समझिएगा आप कि अगर मान लो हमारा जो क्लाइमेट है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड हो, वातावरण में वो काफ़ी ज़्यादा नमी हो, तो उस दौरान क्या करेंगे, ह्यूमिड क्लाइमेट। भाई देखो, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट में नमी होगी, नमी होने से HCl जो है वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है HCl गैस, और ये ड्राई वाले को भी क्या कर सकता है, रेड कलर का कर सकता है, तो एक्सपेरिमेंट में आ जाएगी दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, ह्यूमिड क्लाइमेट में यूज गार्ड ट्यूब, गार्ड ट्यूब। तो हम गार्ड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। गार्ड ट्यूब क्या करेंगे, देखो अब जब हम इसमें से गैस को पास करते हैं तो वो गैस क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, पास HCl गैस, HCl गैस को पास करना है थ्रू गार्ड ट्यूब, या इसे दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, ड्राइंग ट्यूब भी कह देते हैं, ड्राइंग ट्यूब से। ठीक है, अब जब इसमें से पास करते हैं तो होता क्या है, इसमें होता है इट कंटेन, इसमें है हमारा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, क्या, कैल्शियम क्लोराइड, जो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो इसमें जितनी भी नमी होगी वो सारी की सारी नमी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्लियर है, अगर हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो आप गार्ड ट्यूब का प्रयोग करोगे जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आगे समझिएगा कि जो हमारे हाइड्रोजन आयन होते हैं वो केवल एसिड में कब प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाटर की उपस्थिति में प्रोड्यूस होते हैं। H पॉजिटिव आयंस, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, आर प्रोड्यूस, वो उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ H2O। भाई वाटर है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, अन्यथा नहीं होते हैं। तो देखिए होता क्या है, HCl H2O से रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयन नहीं बना, यहाँ पे तो H3O पॉजिटिव एक नए प्रकार का आयन बना है, तो इस आयन का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखोगे कि जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस तो हुआ था, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रह सकता, वो वाटर के साथ क्या हो जाता है, कॉम्बाइन हो जाता है, जुड़ जाता है। देखिए H पॉजिटिव आयन, मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन है, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो अकेला नहीं पाया जाता है। ठीक है, बट लेकिन दे एग्जिस्ट, वो पाया जाता है कैसे, कॉम्बाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल के साथ, आफ्टर कॉम्बाइन विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कैसे पाया जा रहा है, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना, इस पे उसके साथ जुड़ करके पाया जाता है। देखिए H पॉजिटिव आयन वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ गया और जुड़ के क्या बना लिया इसने, H3O पॉजिटिव आयन बना लिया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। तो समझिएगा क्वेश्चन आया कि क्या हाइड्रोजन आयन अकेला पाया जाता, नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन आयन क्या करता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन रूप में पाया जाता है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जब एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, भाई एसिड प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन, तो बेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन वाटर में। ठीक है, देखिए लिखते हैं बेस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन वाटर। समझ गए, अगर हम बेस को वाटर में डालते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जब हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में घोला, तो घोलने पे क्या बनेगा यहाँ पे
कि ये जो होगा NaOH ये टूट जाएगा और टूट करके क्या बना लेता है, Na पॉजिटिव एक्वस और साथ में हाइड्रो ऑक्साइड आयन बना लेता है। क्लियर है। इसके बाद आता है छोटा सा टॉपिक लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। एल्कली क्या है? ऐसे बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बेस जो किसमें सॉल्युबल हो? वाटर में सॉल्युबल हो, पानी में घुल सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एल्कली। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक एग्जाम्पल पूछा जाए तो NaOH क्या है? एक एल्कली है, वाटर सॉल्युबल बेस है। इसी के साथ साथ ये कैसे होते हैं? सोपी टू टच। टच करने में ऐसे लगते हैं जैसे साबुन को टच कर रहे हों। सोपी टू टच। ठीक है। टच करने पर ये साबुन के जैसे लगते हैं। साथ में इनका स्वाद अगर बात करें तो बिटर टेस्ट के होते हैं, कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिन्हें अगर हाथ वगैरह पे डल जाए तो हाथ वगैरह बहुत आसानी से हमारा जल सकता है। क्लियर है। आगे एक्टिविटी 2.10। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमें एक बीकर लेना है और उस बीकर में 10 ml H2O वाटर भर लेना है। वाटर भरने के बाद हम उसमें थोड़ा सा H2SO4 मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद क्या ऑब्जर्व होगा ये आपको बताना है। आपको सिंपली बीकर के बेस को या बीकर को टच करना है। तो टच करने पर आप क्या महसूस करते हो वो बताओ। तो हम क्या देखेंगे, जब हमने बीकर को टच करेंगे तो सिंपली जो बीकर है वो क्या हो गया होगा? गर्म हो गया होगा। ठीक है। तो देखिए, व्हेन वी टच बीकर, जब बीकर को टच करते हैं इट बिकेम हॉट। तो भैया बीकर हो गया गर्म। अब बीकर गर्म हुआ है तो हुआ कैसे? मीन्स यहाँ पे हीट निकल रही है और जिनमें हीट निकलती है वो कैसी प्रोसेस कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट इज रिलीज्ड। हीट रिलीज हो रही है तो हम इसीलिए क्या कहेंगे? ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मीन्स इसका मतलब है कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम एसिड को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वो रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। मतलब वो जो प्रक्रिया है ना वो कैसी है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट निकलती है। इसी तरीके से देखो, हमने वाटर के अंदर NaOH पैलेट डालते हैं, मतलब कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की गोलियां डालते हैं। उस समय भी जब हम बीकर को टच करते हैं तो वो जो होता है वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाता है। मीन्स ये भी कैसी है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। प्रोसेस। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अगर हमें कभी एसिड को डाइल्यूट करना पड़ जाए तो डाइल्यूट करने का एक सही तरीका होता क्या है कि हमें क्या करना है कि हमें वाटर लेना है और उसमें धीरे धीरे करके एसिड को हिलाते हुए, किसी डंडी वगैरह से हिलाते हुए क्या करना होता है? डालना होता है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड। देखिए, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड। तो हमें क्या करना पड़ता है? एसिड को ऐड करना पड़ता है हमेशा। किसमें? स्लोली टू वाटर। स्लोली टू वाटर। समझिए, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड। हमें हमेशा एसिड को ऐड करना होता है स्लोली, धीरे धीरे करके पानी में। ठीक है। और कैसे? उसे हिलाते हुए। ठीक है। विद कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग। विद कांस्टेंट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे एक डंडी ली और उसमें इस तरीके से हम हिला रहे हैं, इस टाइप से हमें उसे ऐड करना पड़ता है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड। हमें हमेशा एसिड को ऐड करना स्लोली, धीरे धीरे करके वाटर में कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है कि अगर हमें डाइल्यूट करना है एसिड को तो एसिड में पानी मिलाएं या एसिड को पानी में मिलाएं। तो हमें क्या करना है? एसिड को पानी में मिलाना है धीरे धीरे करके कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ। ऐसा क्यों? देखो, रीजन पूछा जाएगा तो रीजन क्या बताएंगे। अगर हम H2O को पानी में, मतलब H2O को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में सीधे मिलाते हैं, इफ H2O इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में सीधे मिलाते हैं, द हीट जेनरेटेड, तो वहां पे जो हीट जेनरेट होगी वो बहुत सारी होगी एक साथ। मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, जिस वजह से जो मिक्सचर है, भाई हमने क्या करा, लिया भैया एक बीकर में एसिड ले पानी डाल दिया,
तो जैसे ही पानी डालेंगे तो एक साथ इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि जो मिक्सचर है वो बाहर की तरफ उछल जाएगा, मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, बाहर निकल जाएगा एंड कॉज बर्न, और हमें जला सकता है। समझ गए? या फिर दूसरा रीजन क्या होगा, अब देखो इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि बीकर ही टूट जाए। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, जिस ग्लास कंटेनर में एसिड रखा है वो टूट सकता है एक्सेसिव लोकल हीटिंग, बहुत सारी हीट के कारण। ठीक है, आगे तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर, हम एसिड या बेस को किसमें मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं। रिजल्ट इन द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, जिसके परिणाम स्वरूप आयन की मात्रा कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम में। इस चीज को हम समझते हैं। देखिए भाई, जैसे हमारे पे ये फिलहाल एक बीकर में मान लीजिए क्या दे रखा है, कोई एसिड या कोई बेस हमें दे रखा है। ठीक है, ये बीकर में दे दिया हमें, और फिलहाल ये कैसी स्थिति में, कॉन्सेंट्रेटेड है। अब कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। देखिए, तो ये हमारे आयंस हैं। तो अब हमने इस बीकर का केवल कितना हिस्सा ऑब्जर्व करा, हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब हिस्सा ऑब्जर्व करा, इतना वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसमें जब हमने आयन गिने तो मान लो आयन बैठे 100। क्लियर है? कितने आयन बैठे, 100 आयन इतने से हिस्से के अंदर हमारे बैठे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा, मतलब इस कॉन्सेंट्रेटेड में से थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन उठाना है और एक दूसरे बीकर जिसमें पानी रखा हो, वाटर रखा हो, उसमें आपको मिला देना है। तो मिलाने पर हम क्या देखेंगे कि ये आयन उस पूरे में फैल गए, और जब हमने उतने ही हिस्से को, कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब को ऑब्जर्व करा, तो अब इसमें कितने आयन बैठे, 10 आयन्स बैठे। तो समझ गए? तो यहाँ पे अब कितने आयन हैं, 10 आयन है, लेकिन वॉल्यूम उतना ही है। तो मीन्स क्या हुआ कि एक यूनिट वॉल्यूम में आयंस की जो संख्या है वो क्या हो गई, कम हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करना, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए आयंस की पर यूनिट वॉल्यूम में। जैसे यहाँ पे देखो भाई, पहले कॉन्सेंट्रेटेड में कितने थे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 आयन थे, लेकिन अब कितने रह गए, केवल 10 आयन रह गए। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डाइल्यूशन। और अब जो एसिड या बेस है वो क्या कहलाता है, डाइल्यूटेड कहलाता है। तो क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? अगर इतने चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।